तो दोस्तों कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि नेवी के लिए एक महासंग्राम चल रहा था, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 विमान खरीदने थे। 2 कॉम्पिटिटर थे। कंपटीशन काफी लिमिटेड था लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और 2 में से किसी एक को सेलेक्ट कर पाना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स अपनी अपनी फील्ड में नंबर 1 की कैटेगरी में थे। रफाल एम तो दूसरी तरफ अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। फाइनली बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा रफाल एम को सेलेक्ट कर लिया गया है और मार्च में इसकी डील फाइनल हो जाएगी। अब नौसेना की इस रिक्वायरमेंट का फुलफिल होना बहुत ज्यादा जल्दी जरूरी था। इसके पीछे का कारण था कि नौसेना के पास भारी मात्रा में इनकी कमी है। एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी भारतीय नौसेना की सर्विस में शामिल हो चुका है और दूसरी बात कि नौसेना की जब तक आवश्यकता पूर्ति नहीं की जा सकती, उससे पहले भारतीय वायुसेना की तरफ नहीं देखा जा सकता था। हम लोगों ने देखा कि नौसेना के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित इस समय कर दिया गया था। अब फाइनली नौसेना की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जल्द ही डील हो जाएगी और उसके बाद फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू कर देगा फ्रांस। तो इस महासंग्राम के बाद अब नया संग्राम शुरू होता है भारतीय वायुसेना के लिए। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को भी इस समय 114 जेट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय वायुसेना काफी समय से पुश कर रही है भारतीय सरकार की तरफ कि देखिए विदेशी फाइटर जेट खरीद लीजिए 114, जब तक हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हो जाते। हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट आने से पहले तक जितना भी समय बीच में बचता है और इस गैप की पूर्ति अगर हम लोग करना चाहते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए विदेशी फाइटर जेट लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। यानी हमारे पास इनके ऑप्शन ढेर सारे होंगे स्वदेशी में ही, लेकिन फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है और गैप बहुत ज्यादा लंबा है, कम से कम 5 से 6 सालों का। इस दौरान हमें नए फाइटर जेट विदेशों से खरीदना अनिवार्य हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि अब इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, मैं आगे आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आप वीडियो के साथ एकदम अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, जब पहले हम लोगों ने RFP जारी की थी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसी महासंग्राम के लिए यानी MMRCA 2.0 डील के लिए, जो कि आजकल MRFA हो गया है, तो इसके लिए जो प्रपोजल भेजे गए अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज द्वारा, तो वो बहुत ज्यादा हो गया था। बताया जा रहा है कि टोटल प्रपोजल 6000 से लेकर 7000 पेजेस का हो गया था। यानी फ्रांस भी भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, रशिया भेज रहा है, उसके बाद स्वीडन भेज रहा है, यूरोपियन कंसोर्टियम भेज रहा है। तो इस तरह से ढेर सारे प्रस्ताव हमारे पास आ गए थे, जो कि 6000 से लेकर 7000 पन्नों तक का था। अब इन सबको पढ़ लेना, उसमें से किसी एक को छांट लेना, अपनी विशेषताओं से इनकी विशेषताओं को मैच करवा लेना बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस भी था। इस वजह से अब इन सारी चीजों को रफा दफा कर दिया गया है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि केवल टेंडर जारी किया गया था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की गई थी, उसमें सभी कैटेगरी के फाइटर जेट एक साथ आ गए थे, यानी जिन्हें हम लोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते इस टेंडर के लिए, उन्होंने भी अपना पार्टिसिपेशन इसमें दे दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन सब प्रोसेस में लगता है काफी ज्यादा समय और अभी इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट में करने का विचार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2023 के अंत या फिर 2024 की एकदम शुरुआत में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दोबारा से जारी की जाएगी। यानी अब बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक काम होने वाला है इन 114 फाइटर जेट की खरीद को लेकर, जिसमें काफी विशिष्ट चीजों की बात ही की जाएगी। यानी जो चीजों की रिक्वायरमेंट हमें है केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जो विदेशी फाइटर जेट इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, उनकी जो विशेषताएं हम लोग पहले जान चुके हैं, उन्हें अब दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नए सिरे से आप बताइए कि किन किन टेक्नोलॉजीज को ऐड कर रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराने की आप दावा कर रहे हैं। इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ताकि ये जो कंपटीशन है काफी ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट हो जाए और हमें ज्यादा दिक्कतें ना जाए, इसमें ज्यादा समय ना लगे। इस बात को आप शॉर्ट में और इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पहला जो RFP जारी किया गया था, उस दौरान स्वीडन की तरफ से अपने साब ग्रिपन को भी उतार दिया गया था और भारतीय वायुसेना मजबूर थी उसे भी निरीक्षित करने के लिए और उसके बारे में भी सारी जानकारियां ली गई। उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को हम लोगों ने हमारी कसौटी के अनुसार ढाल कर देखने की कोशिश की। कहने का मतलब जो भी आ रहा है उसे हम लोग सम्मान पूर्वक ले रहे थे, चाहे उसे अस्वीकार कर देना है, लेकिन उसके बारे में खोजबीन हम लोग पूरी तरह से कर रहे थे, जो कि टाइम वेस्ट था। जब हमें इस तरह के फाइटर जेट्स लेने ही नहीं हैं, तो फिर उनके बारे में जानकर या उन्हें आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो इस तरह से अब केवल विशिष्ट चीजों के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा और जो भी संभावित नाम होंगे उनसे कहा जाएगा कि आप अपनी विशेष तकनीक के ऊपर ध्यान देते हुए हमें उन्हीं के बारे में ऑफर्स कीजिए, ताकि ये प्रोसेस अब और ज्यादा लंबा ना चले। अब अगर हम लोग इस नए मापदंड की बात करें तो इसमें कई सारे फाइटर जेट फिट होते हैं, जैसे यूरोपियन कंसोर्टियम का आप ले लीजिए, यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिका का F-15, इसी के साथ साथ रशिया द्वारा अपना
Su-35 का भी ऑफर दिया गया था। अब देखने वाली यहाँ पर बात यह रहेगी कि जब नई RFP जारी की जाएगी, क्या उस समय रशिया अपना Su-57 भी इस कंपटीशन में उतारता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद इस कंपटीशन के जो पुराने दावेदार हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा भार पड़ने वाला है, क्योंकि Su-57 के उतर जाने के बाद वो सबसे दमदार कॉम्पिटिटर इसमें रहेगा। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर फ्रांस की तरफ से, तो बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से न केवल रफाल F4 बल्कि F5 के बारे में भी बातें की जा रही है। जी हाँ, यानी फ्रांस इस कंपटीशन को जीतने के लिए जो हमें रफाल के स्टैंडर्ड को पेश कर सकता है उसमें F4 से लेकर F5 तक की तकनीकें शामिल हो सकती है, और यही एक कारण है कि रफाल इस कंपटीशन में सबसे प्रमुख कॉम्पिटिटर रहेगा और उसके चुने जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। हालांकि ये तो समय बताएगा कि कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना द्वारा चुना जाता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।